हेलो फ्रेंड्स, मैं हृदय स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल हृदयानंद भारद्वाज पर। आज दोस्तों हम इस वीडियो में ट्रांसफार्मर से 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। और ये सारे जो क्वेश्चन हैं आपको किसी भी तरह के आप जब एग्ज़ाम दीजिएगा, चाहे दिल्ली मेट्रो हो, टेक्निकल हेल्पर हो, इसरो हो, यूपीपीसीएल हो, किसी भी तरह के एग्ज़ाम में इस 20 क्वेश्चन से 1, 2, 3 तक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो सारे क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आपको अच्छा लगेगा तो अभी वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार का आपका नॉलेजफुल वीडियो अपलोड की जाती है। तो आइए फाइनली देख ही लेते हैं। तो ये सारे जो क्वेश्चन हैं आपको ट्रांसफार्मर से रिलेटेड हैं और सारे क्वेश्चन जो है बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आइए हम सभी क्वेश्चन को बेहतरीन तरीक़ा से सॉल्व करते हैं। ठीक है, और माफ़ी चाहूँगा थोड़ा सा आपको नॉइज़ आएगी, तो इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आइए सारे क्वेश्चन को हम बेहतरीन तरीक़ा से सॉल्व करते हैं। ये सारे जो क्वेश्चन हैं आप इसे ध्यान में रखिएगा और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा वो अपनी नोट्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी कि यहाँ पर आपसे जो पूछा गया है ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल पूछा गया है, सिद्धांत पूछा गया है कि कौन सा सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो पहला का राइट ऑप्शन जो है ए का साथ चला जाएगा। यानी कि जो ट्रांसफार्मर होती है वो अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर यानी कि म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो करेक्ट आंसर जो है हम पहला का ए के साथ चूज करेंगे। इसे आप ध्यान में रखिएगा। और बात हुई है अन्योन प्रेरण की, तो थोड़ा सा इसके बारे में समझ लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट। अन्योन प्रेरण का जो मतलब होता है, जब दो कुंडली में पास पास रह करके किसी एक कुंडली में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो दूसरी कुंडली में भी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और इसी घटना को जो हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं, यानी कि अन्योन प्रेरण कहते हैं। तो पहला का राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा। इसे आप ध्यान में रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है ट्रांसफार्मर में जिस वाइंडिंग को इनपुट स्रोत से संयोजित किया जाता है वह कहलाती है। यानी कि आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि जो ट्रांसफार्मर होती है उस ट्रांसफार्मर में किस वाइंडिंग को इनपुट स्रोत से जोड़ा जाता है। तो ये पूछा गया है आपसे। 3 ऑप्शन यहाँ पर हैं और एक ऑप्शन यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं दिया हुआ है। तो जब सारे ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो दूसरा का राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा। प्राइमरी वाइंडिंग को जो है इनपुट स्रोत से जोड़ा जाता है। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। मान लीजिए इस तरह से एक ट्रांसफार्मर होती है और जब यहाँ पर इनपुट स्रोत जोड़ा जाता है तो इस स्रोत को जो हम कहेंगे प्राइमरी वाइंडिंग कहेंगे और इस स्रोत को जो हम कहेंगे सेकेंडरी वाइंडिंग कहेंगे। तो प्राइमरी और सेकेंडरी इनपुट को हम बोलेंगे वो प्राइमरी वाइंडिंग और आउटपुट को जो बोलेंगे हम सेकेंडरी वाइंडिंग कहेंगे। ठीक है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। और प्राइमरी वाइंडिंग को इनपुट स्रोत से जोड़ा जाता है, सेकेंडरी वाइंडिंग को लोड से जोड़ा जाता है। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन को बेहतरीन तरीक़ा से आप समझ पा रहे होंगे। आइए नेक्स्ट अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है हमसे ट्रांसफार्मर कौन सी विद्युत धारा पर कार्य करती है। तो बेहद महत्वपूर्ण ये भी क्वेश्चन है। जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है कौन सा करंट पर कार्य करती है, ये आपसे पूछा गया। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, प्रतिवर्ती धारा, ड्रिफ्ट धारा, दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो जब इसका राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो तीसरा का भी राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा। हमारा जो ट्रांसफार्मर होती है एसी पर कार्य करती है, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट पर कार्य करती है, डीसी पर कार्य नहीं करती है। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। और इसका जो है तीसरा का राइट ऑप्शन जो है ए के साथ हम चूज करेंगे। ठीक है, अगर हम डीसी सप्लाई देते हैं तो वहाँ पर उसकी जो वाइंडिंग होती है ट्रांसफार्मर की वो जल जाएगी, इसलिए ट्रांसफार्मर को एसी से ही चलाया जा सकता है। ठीक है, तो तीसरा का राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चूज किए। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपसे पूछा गया ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या होती है। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यानी कि जो ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी क्या है ये आपसे पूछा गया है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो चौथा का राइट ऑप्शन जो है डी के साथ चला जाएगा। हमारा जो ट्रांसफार्मर होती है उसकी दक्षता 90 से 98 तक होती है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है डी के साथ चूज करेंगे। तो
इतना इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो है घूमने वाला कोई पार्ट नहीं होता है, स्टैटिक्स डिवाइस होती है और घर्षण करने वाला, घूमने वाला और विंडो छतियाँ नहीं होती है, इसलिए इसकी जो एफिशिएंसी होती है सभी इलेक्ट्रिक उपकरणों की तुलना में बेहद अधिक होती है। तो करेक्ट आंसर जो है चौथा का हम डी के साथ चूज करेंगे। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं 5, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन नंबर 5 में कि जो ट्रांसफार्मर होती है उसका क्रोट किससे बनी होती है। तो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी, और इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ट्रांसफार्मर का जो क्रोट बनी होती है वो सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। तो करेक्ट आंसर जो है इसका सी के साथ चला जाएगा, सिलिकॉन स्टील। बेहद महत्वपूर्ण है क्वेश्चन नंबर 5। अब बात हुई है सिलिकॉन स्टील की, तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए कि आखिर सिलिकॉन स्टील का ही क्यों प्रयोग किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर का क्रोट निर्माण के लिए सिलिकॉन स्टील इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी जो चुंबकशीलता होती है ऊंच होती है, जिसके कारण एडी करंट लॉस और हिस्टेरिस लॉस बहुत कम होती है। ठीक है, और इसकी लेमिनेशन की मोटाई की बात करें तो 0.25 mm से 0.25 mm से 0.5 mm तक होती है। तो ये भी पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। करेक्ट आंसर जो है 5वां का हम सी के साथ चूज किए। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। और यहाँ पर आपसे पूछा गया है जो ट्रांसफार्मर इनपुट वोल्टेज को घटा करके कम आउटपुट वोल्टेज प्रदान करता है उसे कौन सा ट्रांसफार्मर के नाम से जाना जाता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका वो अपचायक ट्रांसफार्मर के नाम से जाना जाता है, यानी कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के नाम से जानते हैं। तो 5वां का राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला गया। तो थोड़ा सा इसके बारे में इम्पोर्टेंट समझ लीजिए, मैं आपको चित्र से समझा दे रहा हूँ। मान लीजिए एक ट्रांसफार्मर है, ठीक है ये, और इसकी इनपुट सप्लाई जो है इधर ज़्यादा है और इधर जब कम आएगा तो स्टेप डाउन होगा, और इधर कम है और इधर ज़्यादा है तो इसको हम स्टेप अप बोलेंगे, यानी कि जो बढ़ा करके देता है उसे स्टेप अप और जो घटा करके देता है उसे हम स्टेप डाउन कहते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिएगा। 5वां का राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चूज किए। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है निम्न में से कौन सा ट्रांसफार्मर का भाग नहीं है। तो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसके ऊपर हम एक ऑलरेडी वीडियो बना दिए हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। ट्रांसफार्मर क्या है और इसके कौन कौन से भाग होते हैं उससे रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, तो उसे आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है जो ट्रांसफार्मर का भाग नहीं जो होता है वो आर्मेचर नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर जो है सी के साथ हम चूज करेंगे, नहीं है इसलिए इसका राइट ऑप्शन सी के साथ गया है। तो बाकी ये सारे जो हैं ब्रीदर, कंजर्वेटर और क्रोड, ये सारे जो हैं ट्रांसफार्मर के भाग होते हैं। और आर्मेचर जो होता है थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं। यह जो होता है मोटर का घूमने वाला भाग होता है, जो कि यह भी सिलिकॉन स्टील का बना होता है तथा इसमें कॉइल स्थापित करने के लिए खांचे कटे होते हैं, तो उसे आर्मेचर कहा जाता है। तो ये भी पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण है आर्मेचर। तो ये हालांकि भले ही ट्रांसफार्मर का पार्ट नहीं है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया ट्रांसफार्मर की दक्षता का सूत्र क्या होता है। तो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है। ट्रांसफार्मर का जो इफिशियंसी का जो फॉर्मूला होता है एक क्या होता है आपसे पूछा गया है। तो 8वां का जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो इनपुट बटा आउटपुट इंटू 100, यानी कि इनपुट बटा आउटपुट गुना 100 जो है ये ऑप्शन में है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो है 8वां का हम ए के साथ चूज करेंगे। तो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 8, इसे आप ध्यान में रखिएगा। इफिशियंसी के बारे में मैं पहले भी आपको बता दिया हूँ, दक्षता के बारे में। ठीक है, आइए नेक्स्ट अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा गया ट्रांसफार्मर का भंवर धारा हानि को रोकने का क्या उपाय है। ठीक है, तो इसके जो है सारे ऑप्शन हैं यहाँ पर नीचे दिए हुए हैं, आप सभी लोग समझ गए होंगे। इसका जो राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा। ट्रांसफार्मर में जो भंवर धारा का रोकने के लिए जो उपाय हम करते हैं लेमिनेट कोर का उपयोग करते हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण ये भी क्वेश्चन है। 9वां का राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चूज किए, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब 10 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन नंबर 10 में किस प्रकार के संयोजन में न्यूट्रल पॉइंट की आवश्यकता नहीं होती है। तो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी, और इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा
तो इसका जो है 10वां का राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। डेल्टा प्रकार के संयोजन में न्यूट्रल पॉइंट की आवश्यकता नहीं होती, तो करेक्ट आंसर जो है हम यहाँ पर डी के साथ चूज करेंगे। ठीक है, तो 10वां का राइट ऑप्शन जो है डी के साथ चला गया। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है सिलिका जेल कहाँ भरा होता है। तो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक ऑप्शन यहाँ पे है और 3 ऑप्शन यहाँ पे है। जब इसका राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो सिलिका जेल जो भरा होता है ब्रीदर में भरा हुआ होता है, तो राइट ऑप्शन जो है ए के साथ हम चूज करेंगे। बात हुई है सिलिका जेल की, तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। सिलिका जेल जो होती है विशेष रूप से इसका उपयोग जो होता है वायु के नमी को सोखने के लिए किया जाता है। इसका जो रासायनिक नाम होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड होती है, यानी कि SiO2। SiO2 इसका जो है रासायनिक नाम होता है। ठीक है, और इसका गलनांक भी याद रखिए 1200 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 1200 डिग्री सेल्सियस पर यह गलने लगता है, तो ध्यान रखिएगा, यह महत्वपूर्ण पॉइंट है। और इसको जो भरा जाता है ब्रीदर में भरा जाता है ताकि वायुमंडल से जाने वाला नमी जो है उसको सोखने में मदद करती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हम 11 का ए के साथ चूज किए। ठीक है, तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हमसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 12 में कि एक वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर है, यानी कि जो ऑप्शन में दिया हुआ है कौन सा एक वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर होती है। तो जब 4 में से राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 12 का राइट ऑप्शन जो है सी के साथ चला जाएगा। ऑटो ट्रांसफार्मर जो होती है एक प्रकार का वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर होती है, तो यहाँ पर सी के साथ चला जाएगा इसका राइट आंसर। और ऑटो ट्रांसफार्मर का हम उपयोग इंडक्शन मोटर को चलाने के लिए उपयोग करते हैं, तो ये भी पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। 12 का राइट ऑप्शन जो है सी के साथ चला गया। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे पूछा गया ट्रांसफार्मर की रेटिंग, यानी कि जो है ट्रांसफार्मर का रेटिंग किस में होता है। तो 3 ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है और एक ऑप्शन नीचे में है, जैसा कि देख पा रहे हैं। ठीक है, जब राइट ऑप्शन इसका चूज कीजिएगा तो ट्रांसफार्मर का जो रेटिंग होता है KVA में होता है, यानी कि बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। और थोड़ा सा और इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देते हैं। जो ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है KVA में इसलिए होती है क्योंकि ट्रांसफार्मर सभी प्रकार के पावर फैक्टर वाले लोड पर चलाने के लिए बनाया जाता है, इसी कारण से इसे KVA में व्यक्त किया जाता है। तो राइट ऑप्शन बी के साथ हम चूज किए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हमसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 14 में ट्रांसफार्मर किस प्रकार का मशीन है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसके बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। ट्रांसफार्मर जो होती है स्टैटिक्स डिवाइस होती है, यानी कि स्थैतिक उपकरण होती है, इसीलिए इसका राइट आंसर जो है सी के साथ चला जाएगा। स्थैतिक का मतलब इसमें घूमने वाला कोई पार्ट नहीं होता है, तो करेक्ट आंसर जो है 14 का राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे पूछा गया है क्रोड की संरचना के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो क्रोड के संरचना के आधार पर मुख्यतः ट्रांसफार्मर जो होते हैं 3 प्रकार से होते हैं, और कौन कौन होते हैं आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। पहला जो होता है कोर टाइप, दूसरा सेल टाइप और तीसरा कौन सा होता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो अगर जानते होंगे तो ज़रूर वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो 15 का राइट ऑप्शन जो है सी के साथ चला गया। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। पूछा गया 16 में स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर में आउटपुट धारा, यानी कि जो स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर होती है उसमें धारा का मान क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, बराबर रहता है या सभी। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जब राइट ऑप्शन इसका चूज कीजिएगा तो करेक्ट आंसर जो है बी के साथ चला जाएगा, इसे आप ध्यान में रखिएगा। कई बच्चे लोग ए ऑप्शन कर देंगे, जबकि ऐसा नहीं होता। स्टेप अप में धारा का मान जो है घटती है, तो घटता है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। और वोल्टेज का मान जो है बढ़ता है, तो ये भी पॉइंट महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान में रखिएगा जब स्टेप अप की बात करें तब। अगर आपसे स्टेप डाउन पूछता है तो यहाँ पर करंट का मान बढ़ता और वोल्टेज का मान घट जाता। तो ये पॉइंट है, आप इम्पोर्टेंट पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो 16 का राइट ऑप्शन जो है बी के साथ हम चूज किए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं 17, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है 17 में यदि प्राइमरी वाइंडिंग में सेकेंडरी वाइंडिंग से अधिक लपेटे हैं तो वह कौन सा ट्रांसफार्मर होगा। तो पहले हम आपको एक ट्रांसफार्मर का फिगर जैसे तैसे बना करके दिखा देते हैं और इसी के द्वारा समझा देते हैं। मान लीजिए कि यह एक ट्रांसफार्मर है, इसमें प्राइमरी वाइंडिंग में सेकेंडरी वाइंडिंग से अधिक लपेटे हैं,
यानी कि इसमें जो है वाइंडिंग की संख्या अधिक है और इसमें कम है, तो वह कौन सा ट्रांसफार्मर होगा। तो यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं 17 का जो राइट ऑप्शन जो है ये डाउन के साथ चला जाएगा, ये स्टेप डाउन यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला जाए। इधर अधिक है तो इधर कम करके दे रहा है, इसलिए स्टेप डाउन होगा, और अगर इधर कम रहता इधर अधिक रहता तो ये स्टेप अप होता। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर जो है बी के साथ हम चूज किए। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 18, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन नंबर 18 में स्टेप अप ट्रांसफार्मर में डॉट डॉट बढ़ता है, यानी कि स्टेप अप जो ट्रांसफार्मर होती है उसमें क्या बढ़ता है, वोल्टेज बढ़ता है, धारा बढ़ता है, या पावर फैक्टर, या सभी। तो ये सारे ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 18 का राइट ऑप्शन जो है वो वोल्टेज का मान जो है बढ़ता है, ध्यान में रखिएगा, और धारा का मान घटता है। इसके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं। तो 18 का राइट ऑप्शन जो है ए के साथ हम चूज किए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे पूछा गया है कंजर्वेटर टैंक में क्या भरा होता है। ठीक है, तो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 19 का राइट ऑप्शन जो है डी के साथ चला जाएगा, तेल भरा होता है। कंजर्वेटर टैंक में भी जो होती है ट्रांसफार्मर ऑयल भरा होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है डी के साथ चला जाएगा। बात हुई है कंजर्वेटर टैंक की, तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। यह जो होता है एक छोटा ऑयल टैंक होता है जिसमें ट्रांसफार्मर ऑयल भरा होता है, जो कि मेन टैंक से जुड़ा होता है। इसका अन्य जो नाम होती है एक्सपेंशन टैंक होती है, क्योंकि इसमें ट्रांसफार्मर तेल जब गर्म होती है तो उसको फैलाव के लिए यह जगह प्रदान करती है या स्थान प्रदान करती है, इसीलिए इसे एक्सपेंशन टैंक के भी नाम से जाना जाता है। तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखिएगा। 19 का राइट ऑप्शन जो है डी के साथ चला गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, और यह जो है इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर किसके साथ जाएगा बताना होगा। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा गया नमी सोखने के बाद सिलिका जेल का रंग कैसा हो जाता है। बेहद आसान क्वेश्चन है, और इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आपका राइट ऑप्शन आता है तो मैं ज़रूर रिप्लाई कर दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 बेहद आसान है, और इस पीडीएफ को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप ज़रूर हमसे जुड़ करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये छोटा सा वीडियो था, अगर वीडियो हेल्पफुल रहा होगा तो ज़रूर वीडियो आप लाइक कर दीजिए। ठीक है, और वीडियो के बारे में भी बताइए कैसा वीडियो रहा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।